हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि कंस्ट्रेंट मोशन के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। कंस्ट्रेंट मोशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो मेथड हमारे पास में अवेलेबल है वो कहलाता है वर्चुअल वर्क मेथड। एक बहुत ही गजब का मेथड है ये। इससे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं जो कि स्ट्रिंग ब्लॉक और पुली वाले सिस्टम्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास में तीन फॉर्मूले अवेलेबल है। समेशन ऑफ टी डॉट वी इज इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ टी डॉट एक्स इज इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ टी डॉट ए इज इक्वल टू जीरो। ये तीन मैजिकल फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूले आप यूज करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इन तीन फॉर्मूलों में टर्म्स क्या हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। टी का मतलब है टेंशन, वी का मतलब है वेलोसिटी, एक्स का मतलब है डिस्प्लेसमेंट और ए का मतलब है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले क्या कह रहे हैं। पहला फॉर्मूला कह रहा है कि समेशन ऑफ टी डॉट वी, ये जो डॉट है ये डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर वाला। ठीक है, तो समेशन ऑफ टी डॉट वी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि अगर आपके पास में मान लीजिए एक स्ट्रिंग ब्लॉक पुली का सिस्टम है, लेट्स से ये वाला सिस्टम हम ले लेते हैं जहां पे ब्लॉक ए और बी हैं। तो इन सारे के सारे ब्लॉक्स के ऊपर या फिर उन सारे के सारे एलिमेंट्स के ऊपर जिनके ऊपर टेंशन लग रही है, उन सारे एलिमेंट्स की टेंशन का अगर आप डॉट प्रोडक्ट ले लो उन सारे के सारे एलिमेंट्स के साथ में और सबको ऐड कर दो तो आपके पास में जीरो आएगा। इसी तरीके से सेकंड फॉर्मूला ये कहता है कि सारे के सारे एलिमेंट्स जिनके ऊपर टेंशन लग रही है उनके ऊपर लगने वाली टेंशन का आप उनके एलिमेंट्स के डिस्प्लेसमेंट के साथ में डॉट प्रोडक्ट ले लोगे तो समेशन जीरो आएगा। एंड सिमिलरली समेशन ऑफ टी डॉट ए इज इक्वल टू जीरो आएगा। ठीक है, ये बहुत ही कमाल के फॉर्मूले हैं। इनको लगाया कैसे जाता है ये मैं आपको भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो रूल टू अप्लाई, और मैं आपको ये भी सिखाऊंगा। अभी आपको, मुझे पता है कि आपको ये पूरे के पूरे फॉर्मूले क्लियर नहीं हुए होंगे, होते भी नहीं है इतनी आसानी से। अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको अप्लाई कैसे किया जाता है और इनका कंसेप्चुअल बेसिस क्या है और इन फॉर्मूले के पीछे की फिजिक्स क्या है। आपकी पूरी पूरी मदद की जाएगी, आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, आपको सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा और सारे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। थोड़ी सी देर बस आप साथ में बने रहिए। तो इन फॉर्मूलों को अप्लाई कैसे किया जाता है ये हम सीखते हैं। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए मान लीजिए हमारे पास में ये सिस्टम है, ब्लॉक ए और बी हमको दिए हुए हैं। तो आप कोई से भी पूरे के पूरे सिस्टम में या तो कोई एक स्ट्रिंग या फिर कोई दो स्ट्रिंग या फिर एक सेट ऑफ स्ट्रिंग्स को एज अ सिस्टम कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, तो यही है सेलेक्ट एनी वन टू और मोर स्ट्रिंग्स टुगेदर। एक सेट ऑफ स्ट्रिंग्स को आप एज अ सिस्टम सेलेक्ट कर लीजिए। आप किसी एक स्ट्रिंग को भी कंसीडर कर सकते हैं, सेट ऑफ टू स्ट्रिंग्स को भी, थ्री स्ट्रिंग्स, जितनी भी आपके पास में स्ट्रिंग्स हैं उनको एक साथ भी कंसीडर कर सकते हैं या फिर किसी एक अकेली स्ट्रिंग को भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये एक सिस्टम ऑफ स्ट्रिंग्स सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद में देन अप्लाई द अबव फॉर्मूले ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट्स और एंड पॉइंट्स एक्सपीरियंसिंग टेंशन। ठीक है, फिर आपने जब सेट ऑफ स्ट्रिंग्स सेलेक्ट कर ली तो वो सेट ऑफ स्ट्रिंग्स जिन जिन भी बॉडीज के ऊपर टेंशन लगा रही हैं उन सारी बॉडीज के ऊपर आप समेशन ऑफ टी डॉट वी इज इक्वल टू जीरो या समेशन ऑफ टी डॉट एक्स इज इक्वल टू जीरो या समेशन ऑफ टी डॉट ए इज इक्वल टू जीरो, इन तीनों में से आप कोई सा भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द केस की क्वेश्चन में आपको क्या पूछा हुआ है। अगर वेलोसिटीज का रिलेशन पूछा हुआ है तो आप यूज करेंगे समेशन ऑफ टी डॉट वी इज इक्वल टू जीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट्स में रिलेशन पूछा हुआ है तो आप यूज करेंगे समेशन ऑफ टी डॉट एक्स इज इक्वल टू जीरो। और अगर एक्सेलरेशन में रिलेशन पूछा हुआ है तो आप यूज करेंगे समेशन ऑफ टी डॉट ए इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और एक और कमाल की बात यह है स्टूडेंट्स की ये जो फॉर्मूले हैं समेशन ऑफ टी डॉट वी, टी डॉट एक्स, टी डॉट ए इज इक्वल टू जीरो, ये जरूरी नहीं है कि आप किसी एक पूरी की पूरी स्ट्रिंग पर लगाएं, आप एक स्ट्रिंग के पोर्शन पे भी लगा सकते हैं। वन कैन अप्लाई ऑन अ पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग टू। यहाँ पे आप किसी एक पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग के ऊपर भी ये फॉर्मूले लगा सकते हैं। ये सारे के सारे केसेस हम देखेंगे आगे जो मैं वीडियोस बनाऊंगा जिनके अंदर मैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स कंसिडर करूंगा, वहां पर आपको इस सारे के सारे केसेस क्लियर हो जाएंगे। तो आप केवल इस वीडियो को देख करके ये नहीं मान लें कि आपको ये मेथड क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे प्रॉब्लम्स के वीडियोस जो इसके बाद में आपको मिलेंगे उसके अंदर भी जब आप इसका एप्लीकेशन देखेंगे तब जाकर के आपको पूरी की पूरी क्लैरिटी इस टॉपिक की डेवलप होगी। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं कि इन फॉर्मूलों को अप्लाई कैसे किया जाता है। ठीक है, तो हम इसी सिस्टम को कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास में ये ब्लॉक ए है, ब्लॉक बी है और इनके एक्सेलरेशन हमने मान लिए हैं A1 और A2। हमको A1 और A2 के बीच में रिलेशन निकालना है क्या होगा। यहाँ पे आपको ये इंट्यूटिवली पता ही है कि A1 इज इक्वल टू माइनस A2 आने वाला है, ये आपने बहुत बार देखा भी होगा ये सिस्टम। पर इसको हम लोग मैथमेटिकली हमारे जो फॉर्मूले हैं उनके थ्रू हम इसको एनालाइज करना चाहते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, समेशन ऑफ टी डॉट ए इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि हम एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या था इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि आप स्ट्रिंग सेलेक्ट कर लीजिए, या तो एक स्ट्रिंग या दो स्ट्रिंग या फिर दोनों को मिला करके स्ट्रिंग, जैसे भी आपको ठीक लगता है सेट ऑफ स्ट्रिंग्स अपना एक सेलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को, ये जो सिस्टम हमारे पास में एटवुड मशीन अवेलेबल है ए और बी ब्लॉक की, इस क्वेश्चन को मैं दो मेथड से सॉल्व करूंगा ताकि आपको कंप्लीट क्लैरिटी इस टॉपिक की डेवलप हो जाए।
मेथड 1 के अंदर मैं केवल स्ट्रिंग 1 को सिस्टम मान रहा हूँ, ये मैंने स्ट्रिंग 1 को सिस्टम माना है, और एक स्ट्रिंग 2 भी है जो कि जिससे पुली बंधी हुई है, उसको अभी मैं सिस्टम में नहीं ले रहा, अभी मैं केवल स्ट्रिंग 1 को सिस्टम में ले रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप होता है कि आप किसी एक स्ट्रिंग को सिस्टम कंसीडर कर लीजिए। फिर दूसरा स्टेप होता है कि जिन भी एंड पॉइंट्स पर या फिर जिन भी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ये टेंशन लग रही है, उन सारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आप समेशन ऑफ टी डॉट ए इज इक्वल टू 0 लगा दीजिए। अब अपन ये देखते हैं कि किन किन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ये टेंशन लग रही है। तो देखो, ए के ऊपर लग रही है टेंशन, बी के ऊपर लग रही है टेंशन, प्लस पुली के ऊपर भी लग रही है। पुली के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में टोटल जो टेंशन आएगी वो हो जाएगी 2t। अब जब हम केवल स्ट्रिंग 1 की बात कर रहे हैं तो स्ट्रिंग 2 के कारण जो पुली के ऊपर टेंशन लग रही होगी उसको हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अभी हमारा सिस्टम केवल स्ट्रिंग 1 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जब हमने स्ट्रिंग 1 को सिस्टम कंसीडर किया है तो हम ब्लॉक ए, ब्लॉक बी और पुली, इन तीनों के ऊपर समेशन ऑफ टी डॉट ए इज इक्वल टू 0 लगाएंगे। ठीक है, तो ब्लॉक ए के ऊपर लगाते हैं। तो देखिए, ब्लॉक ए के ऊपर आप लगाओगे टी डॉट ए का टी डॉट ए की वैल्यू लिखोगे आप ब्लॉक ए के लिए, तो वो क्या आएगी? देखो, ब्लॉक ए के ऊपर जो टेंशन लग रही है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, और ब्लॉक ए के ऊपर जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो टेंशन और एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो अगर अपन डॉट प्रोडक्ट को एक्सपैंड करेंगे तो हमारे पास में आएगा टी इंटू ए वन कॉस 180। ठीक है, ये टी डॉट ए को हमने एक्सपैंड कर दिया ब्लॉक ए के लिए। सिमिलरली ब्लॉक बी की बात करते हैं, तो ब्लॉक बी के लिए टेंशन लग रही है ऊपर, एक्सेलरेशन को हमने नीचे माना हुआ है, तो अगर आप इसको एक्सपैंड करोगे तो ये आएगा टी इंटू ए टू इंटू कॉस 180, है ना, ये आ जाएगा। फिर इसी तरीके से पुली के लिए देखते हैं, हमको पता है पुली तो फिक्स्ड है, इसका एक्सेलरेशन होगा 0, तो उसके ऊपर टेंशन तो रहेगी 2t, एक्सेलरेशन उसका है 0, ये हमने पुली के ऊपर लगा दिया, और इन तीनों को ऐड करके हम कर देंगे 0। इस तरीके से फॉर्मूला लगाया जाता है, और आप देख सकते हैं इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास में आ जाएगा a1 इज इक्वल टू माइनस ए टू, और ये आना भी था, ये आपको पता भी है, ऑब्वियस है। ठीक है, अब देखिए इसको एक और तरीके से हम लगाते हैं, मेथड 2। मेथड 2 के अंदर मैं क्या कर रहा हूं कि स्ट्रिंग 1 और 2 दोनों को मिला करके सिस्टम मान रहा हूं। ठीक है, तो अब इन दोनों स्ट्रिंग्स के द्वारा जिन जिन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी टेंशन लग रही होगी, हम उन सारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर समेशन ऑफ टी डॉट ए इज इक्वल टू 0 लगाएंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं किन किन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर टेंशन लग रही है। ब्लॉक ए के ऊपर लग रही है, बी के ऊपर लग रही है, पुली के ऊपर और सीलिंग के ऊपर भी लग रही है। तो इन सारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हम समेशन ऑफ टी डॉट ए इज इक्वल टू 0 लगाएंगे। ठीक है, तो ब्लॉक ए के ऊपर लगाते हैं। ब्लॉक ए के लिए सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा, टी इंटू ए वन इंटू कॉस 180, क्योंकि टेंशन ब्लॉक ए के ऊपर ऊपर है और ए का जो एक्सेलरेशन है वो नीचे है। सिमिलरली ब्लॉक ए टू के लिए, ब्लॉक बी के लिए हमारे पास में आ जाएगा टी इंटू ए टू इंटू कॉस 180, सेम रीज़न जैसा ब्लॉक ए के लिए था। फिर अब पुली के लिए, अब देखो पुली का केस इंटरेस्टिंग है। पुली का केस आप देखो तो नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है टी और टी, और हमको पता है जो सेकंड स्ट्रिंग है उसमें टेंशन होगी 2t, और ये 2t की जो टेंशन है ये पुली के ऊपर लग रही होगी अपवर्ड डायरेक्शन में ड्यू टू स्ट्रिंग 2, यानी पुली के ऊपर नेट टेंशन कितनी हो गई? 2t तो हो गई अपवर्ड डायरेक्शन में, 2t हो गई डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो नेट टेंशन हो गई पुली के ऊपर 0। तो ये 2t माइनस 2t लिखा हुआ है मैंने पुली के लिए 0, और उसका एक्सेलरेशन कितना है? वो भी 0 है, तो यहाँ पे हमने पुली के लिए भी लगा दिया। ठीक है, अब सीलिंग के लिए लगेगा। सीलिंग के लिए, सीलिंग के ऊपर जो टेंशन लग रही होगी वो होगी 2t इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और सीलिंग का जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा 0, तो ये हमने सीलिंग के लिए लगा दिया। और इन सब का एडिशन आना चाहिए 0, क्योंकि समेशन ऑफ टी डॉट ए इज इक्वल टू 0 ये फॉर्मूला है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आ जाता है a1 इज इक्वल टू माइनस ए टू, ये हमारे पास में आंसर आ गया। कितना सिंपल है। तो आप किसी भी एक स्ट्रिंग को या फिर मल्टीपल स्ट्रिंग्स को टुगेदर मिला करके सिस्टम मान लीजिए, और उस सिस्टम के ऊपर आप ये कंस्ट्रेन रिलेशंस जो हमारे पास में अवेलेबल है, समेशन ऑफ टी डॉट ए, समेशन ऑफ टी डॉट बी, समेशन ऑफ टी डॉट एक्स इज इक्वल टू 0, जो अप्रोप्रिएट फार्मूला है उसको यूज़ कीजिए, आंसर आ जाता है। बहुत ही मैजिकल और कमाल के फॉर्मूले हैं ये। ठीक है, इन फॉर्मूलों की कुछ लिमिटेशंस भी हैं जो कि मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, पर अभी उन लिमिटेशंस पे हमको जाने की ज़रूरत नहीं है। वो भी अगर मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा तो ये इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि आपको हो सकता है कुछ समझ में ना पड़े, तो हम धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक ही हमें क्लियर हो गया। कई स्टूडेंट्स ये भी सोचते हैं कि यह पुली और सीलिंग के ऊपर हम क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे ये समेशन ऑफ टी डॉट ए इज इक्वल टू 0। तो देखो, इसका एक कारण है, एक इंपॉर्टेंट कारण है। कई बार क्या होगा कि जैसे ये सिस्टम को मान लीजिए आपने एक लिफ्ट के अंदर रख दिया, तो अब सीलिंग जो होगी वो चलने लगेगी। अगर ये लिफ्ट के अंदर रखा हुआ है तो पूरा का पूरा सिस्टम चल रहा होगा, यानी सीलिंग चल रही होगी। तो ये सीलिंग वाला जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे 2t इंटू ये जो अभी 0 हो गया है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाले एक्सप्रेशन के अंदर फिर ये 0 नहीं आएगा यहाँ पे एक्सेलरेशन, फिर वो लिफ्ट के एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा, तो ये टर्म नॉन जीरो हो जाएगी।
तो क्योंकि इस तरीके के कॉम्प्लेक्स केसेस भी बनते हैं जिसमें पूरे के पूरे सिस्टम को एक लिफ्ट के अंदर रख दिया जाता है, और उस तरीके के केसेस में स्टूडेंट्स अक्सर ये गलती करते हैं कि सीलिंग के ऊपर ये लगाना भूल जाते हैं। इसीलिए मैं आपकी शुरुआत से ही सही आदत डाल रहा हूँ कि आपको सीलिंग के ऊपर भी इसको लगाना है। हालांकि मैक्सिमम केसेस में ये जीरो हो जाएगा, लेकिन अगर आपको ये आदत है लगाने की तो आपसे जो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स केसेस होंगे, कॉम्प्लिकेटेड केसेस होंगे, उसमें आपसे गलती नहीं होगी। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग अब ये समझते हैं कि ये जो मेथड है ये काम क्यों करता है, इसके पीछे की फिजिक्स क्या है। तो देखिए, इसके पीछे की जो फिजिक्स है वो आती है वर्क पावर एनर्जी चैप्टर से, वर्क एनर्जी थ्योरम से। ठीक है, जब हम वर्क पावर एनर्जी चैप्टर पढ़ेंगे तो ये और ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा। आप में से जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है उनको हो सकता है क्लैरिटी होगी, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनके लिए थोड़ा सा मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ, पर इसकी डिटेल में जाने की अभी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जब हम लोग वर्क पावर एनर्जी चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको इसकी कंप्लीट क्लैरिटी डेवलप हो जाएगी। तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं अगर आपको इसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी या फिर इसका फिजिक्स आपको क्लियर नहीं है। अभी आप इन फॉर्मूलों को ध्यान रखें और आपको पूरी की पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी जब हम वर्क पावर एनर्जी चैप्टर पढ़ेंगे। तब भी मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूं। ठीक है, तो देखो, हमको पता है कि किसी भी फोर्स का वर्क क्या होता है। फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ये होता है किसी भी फोर्स का वर्क। तो इफेक्टिवली हम इस फॉर्मूले के अंदर कह क्या रहे हैं, हम यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे जो हमने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला जो हमने लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या कहना चाह रहे हैं कि वर्क डन बाय टेंशन ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू जीरो। वर्क डन बाय टेंशन ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू जीरो, ये कहना चाह रहे हैं हम। यानी कि टेंशन के द्वारा जो टोटल वर्क डन होगा पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर, वो जीरो होगा। और ऐसा होता है फॉर एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कंसेप्चुअल बेसिस क्या है, वर्क डन बाय टेंशन ऑन द एंटायर सिस्टम विल बी ऑलवेज जीरो। इसके पीछे कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस मैं आपको बता देता हूँ। तो वर्क डन बाय टेंशन जीरो क्यों होगा, क्योंकि वर्क डन एक इंटरनल नॉन डिसिपेटिव नॉन इम्पल्सिव फोर्स हम मान रहे हैं। और दूसरा, यहाँ पर हम ये भी मान रहे हैं कि जो स्ट्रिंग है वो इनएक्सटेंसिबल है। तो अगर स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है और टेंशन जो है वो एक नॉन डिसिपेटिव फोर्स है, नॉन इम्पल्सिव टेंशन है, तो फिर वर्क डन बाय द टेंशन ऑन द एंटायर सिस्टम विल बी ऑलवेज जीरो। ठीक है, अब ये जो कुछ वर्ड्स हैं, नॉन डिसिपेटिव, नॉन इम्पल्सिव, ये हो सकता है आपको भी क्लियर ना हो, ये हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, पर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। अभी आपको ये पूरी तरह से क्लियर नहीं भी है तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं। ठीक है, तो वर्क डन बाय टेंशन ऑन द एंटायर सिस्टम विल बी ऑलवेज जीरो, क्योंकि जो टेंशन है, बिकॉज स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल एंड टेंशन इन आवर केसेस इज एन इंटरनल नॉन डिसिपेटिव एंड नॉन इम्पल्सिव फोर्स। नॉन डिसिपेटिव का मतलब है कि ऐसा फोर्स जिसके द्वारा जब वर्क किया जाता है तो एनर्जी वेस्ट नहीं जाती, उसको कहते हैं नॉन डिसिपेटिव। और नॉन इम्पल्सिव का मतलब क्या होता है, ये हम सेंटर ऑफ मास मोमेंटम कोलिजन वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर हमको इसकी और क्लैरिटी आएगी। अभी आप बस ध्यान रख लीजिए इसको। ठीक है, तो हमको पता है वर्क डन बाय टेंशन ऑन वन पार्टिकल कितना होगा, टी डॉट एक्स होगा। तो वर्क डन बाय टेंशन ऑन द एंटायर सिस्टम क्या होगा, समेशन ऑफ टी डॉट एक्स हो जाएगा, सारे सारे पार्टिकल पे लगा दो और उसकी वैल्यू हमेशा जीरो आएगी अगर टेंशन नॉन इम्पल्सिव है और स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है तो। ठीक है, तो ये इसका कंसेप्चुअल बेसिस है। ठीक है, तो ये हमारे पास में फॉर्मूला अवेलेबल है और हमने इसका एप्लीकेशन भी यहाँ पे देख लिया। आने वाले वीडियोस के अंदर मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, जिन क्वेश्चंस के अंदर मैं इसका एप्लीकेशन आपको बताऊंगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग और एनलार्ज होगी। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन फॉर्मूलों की लिमिटेशन क्या है। बहुत जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस बनते हैं वहाँ पर इन फॉर्मूलों की लिमिटेशंस हमें दिखाई देना चालू हो जाती है, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इन फॉर्मूलों की लिमिटेशंस का कोई आइडिया नहीं है, पर हम उनको भी देखेंगे आने वाले वीडियोस में। सो स्टे ट्यून्ड, हम लोग मिलेंगे नए वीडियोस में। थैंक यू।